हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। आज पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है मेंस्ट्रुएशन होता है, रजोस्राव या रजोधर्म जो है किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, इसमें हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत सारे फीमेल्स को जो है अधिक दर्द होता है या बहुत कम ब्लीडिंग होना, या जो है ब्लीडिंग में जो है अनियमितता देखने को मिलती है। तो कैसे होता है, या महीने में जो है वो 2 बार ब्लीडिंग होता है, तो वो क्यों होता है, कारण क्या है उसका, आज पूरा डिटेल में इसमें समझने वाला है। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही हमारा वीडियो जो है पहुँचे और उनको इनका लाभ मिले। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस में हमको क्या देखना है, सिनॉप्सिस के अंदर सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आएगा हमारे पास डेफिनेशन, फिर आएगा कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है, इसमें कौन कौन सा चीज़ जो है मिला हुआ रहता है, क्या रहता है। कई सारे लोगों को जानकारी नहीं कि उसमें बहुत कुछ अलग अलग चीज़, यानी कि बहुत सारी चीज़ इसमें मिला हुआ रहता है। तो क्या क्या चीज़ें होते हैं ये भी हम इसमें समझेंगे। साथ साथ चौथा नंबर आएगा हमारे पास, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड जो है पाँचवा आएगा, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फेसेस, कितने फेसेस इसको बांटा गया है। साथ साथ इसमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि इसमें किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है। साथ साथ इसमें एबनॉर्मलिटीज एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन, सो कैसे एबनॉर्मलिटीज आता है, उसमें क्या विसंगतियाँ देखने को मिलती है। साथ साथ इसमें आपको ये जानकारी भी मिलेगा कि जो है किसी किसी में जो है रुक रुक कर आता है, तो क्यों होता है, ये सारी जानकारियाँ हम इसमें लेने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन में पहले समझते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन हम लोग दिखें तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स, मतलब एक प्रकार का जो है एक चिन्हित जो फीचर्स होते हैं प्राइमेट्स का, है ना, या एक प्रकार का इसमें स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं प्राइमेट्स का, जैसे कि मंकी हो गया और जो ह्यूमन हो गया, उसमें एक स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, जिसको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। साथ साथ अब उसके बाद देखेंगे द रिथमिक चेंजेस अंडर गॉन बाय द सेक्सुअल ऑर्गन एट द इंटरवेल ऑफ 28 डेज, इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो है एक प्रकार का जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन में, यानी कि जो है सेक्सुअल ऑर्गन जैसे कि ओवरी हो गया, वेजाइनल हो गया, है ना, और यूट्रस हो गया, वहाँ पर जो है वो चलने वाला रहता है, जिसका जो अंतराल रहता है वो जो है इंटरवल जो रहता है कितने का, 28 डेज का इसका इंटरवल देखने को आपको मिलेगा। मतलब 28 दिन के अंतराल पर जो है वो होने वाला फ्लो होता है, जो हर 28 दिन में अंतराल में जो है वो होता है किसी भी फीमेल में, किसी भी प्राइमेट फीमेल में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिखे, हिंदी इंग्लिश नोट्स है, आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखे हमने, फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में से ब्लड, म्यूकस, इपिथेलियल टिश्यूज और टिश्यू फ्लूइड एवं जो अन्य पदार्थों का बॉडी से डिस्चार्ज होने की क्रिया को जो है मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मतलब कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो है, मतलब प्रजनन अंगों के द्वारा ब्लड, म्यूकस, इपिथेलियल टिश्यू, साथ साथ इसमें जो है वो कुछ इसमें फ्लूइड भी, टिश्यू फ्लूइड भी होते हैं, इसका बॉडी में जो है बाहर निकलना, बॉडी से इसको बाहर निकालना, उसको मेंस्ट्रुएशन के नाम से इसको जो है वो जाने जाते हैं। और यही मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया के थ्रू जो है इसमें क्या बनता है, अंडे का इसमें फॉर्मेशन होता है, और वही अंडे जो है यहाँ से बाहर वो निकलता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसको शॉर्टकट में एमसी बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या इसमें जो है बाहर निकलता है, इसको हम अभी समझते हैं। तो इसमें ब्लड की जो मात्रा होती है वो 30 से 40 ml इसकी मात्रा होता है। ठीक है, ब्लड की मात्रा कितना होता है, 30 से 40 ml इसमें ब्लड जो है वो होता है। साथ साथ इसमें टिश्यू के कुछ फ्लूइड भी रहते हैं, और डैमेज एंडोमेट्रियम का जो इसमें लेयर होता है। एंडोमेट्रियम लेयर क्या होते हैं अभी हम इसको समझेंगे। और अगर आप मेरे पिछला वीडियो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे इसमें समझ आएगा कि एंडोमेट्रियम लेयर क्या होता है। तो एंडोमेट्रियम लेयर को इसमें हम समझाएंगे थोड़ा सा। फिर अनफर्टिलाइज ओवम एंड जो है म्यूकस, इसमें जो है बाहर वो निकलता है हर महीने। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो क्या होता है। देखो एमसी को क्यों बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म यहाँ का मेंस्ट्रुअल का जो एम लेते हैं और साइकिल का सी को लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं, यहाँ लिखे हमने यह प्राइमेट फीमेल में पाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट साइकिल होता है, एक इंपॉर्टेंट साइकिल होता है, जो कि आपका इसमें पाया जाता है, प्राइमेट फीमेल में पाया जाता है। और यह जो है आपका ह्यूमन बॉडी में 28 से 30 दिन में जो है वो चलता है, ह्यूमन बॉडी में 28 से 30 दिन में चलता है। और ये जो है हमेशा फीमेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स में प्रक्रिया नहीं होता है।
ठीक है। और इस साइकिल में यूट्रस एंड जो है ओवरी में अनेक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो साइकिल होता है इसमें दो तरह के इसमें चक्र चलता है, एक चलता है इसमें यूट्रस में चलता है, दूसरा जिसमें ओवरी में चलता है। तो दोनों में अलग अलग चक्र इसमें देखने को मिलता है। साथ ही इसमें यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फाइनली म्यूकस डैमेज इपिथेलियल टिश्यूज एंड जो टिश्यू फ्लूइड एंड फर्टिलाइज ओवम जो है आउट ऑफ द बॉडी किया जाता है। अगर उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं होता है तो सीधा से जो है वो बाहर निकल जाता है। अगर गर्भधारण होता है तो जो है वो नहीं निकलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलोइंग कंडीशन में ब्लॉक होता है। कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें वो जो है नहीं होता है या नहीं आते हैं। ठीक है, पहला इसमें कंडीशन होता है बिफोर प्यूबर्टी। तो अगर किसी फीमेल्स का किसी गर्ल्स का जो है 12 से 13 साल अगर उसमें नहीं हुआ है तो उसमें वो जो है प्रक्रिया नहीं चलता है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो नहीं चलता है 12 से 13 साल के पहले। फिर उसका बोलता है आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज मतलब कि 50 से 55 साल की उम्र में जो है वो बंद हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो इसमें नहीं चलता है। तीसरा जो रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं होते हैं। और चौथा इसमें एक होता है, इसमें लैक्टेशन में नहीं होता है। ठीक है, लैक्टेशन में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लैक्टेशन के कितने महीने तक, लगभग जो है 6 महीने तक इसमें देखने को नहीं मिलता है। कम से कम 6 महीने जो है इसमें वो नहीं होने का चांस रहता है, अधिकतर नहीं होने का चांस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बना हुआ रहता है। चौथा में जो है इसमें लैक्टेशन में अगर कोई दूध पिला रही अगर महिला है तो उसमें जो है आपको लगभग जो है 4 से 6 महीने तक ये देखने को और नहीं मिलेगा, उसके बाद ये होते हैं। अब देखते हैं उसके बाद कंटिन्यू पे देखेंगे कि पूरा हमने यहाँ पर कौन कौन से चक्र चलता है, कैसा इसमें चक्र चलेगा उसको भी हम इसमें समझेंगे। साथ साथ इसमें मैंने कुछ चीज़ें को नोट डाउन किया है जो है बुक में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। साथ साथ बहुत कम लोग इसको जो है जानते हैं, केवल जो है इसमें स्टेजेस को जानते हैं कि ये प्रोलिफरेटिव फेज हो गया, फिर उसके बाद लुटियल फेज हो गया, रेस्टिंग फेज हो गया, तो ये सब फेजेस को जानते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या उसके अंदर चेंज हो रहा है उसको तो नहीं जानते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर हम लोग बताने वाला है। देखो यहाँ पर हमने लिखे हैं आपका मेंस्ट्रुएशन के 2 दिन पूर्व अंडाशयी हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन जो है वो बहुत कम हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन के 2 दिन पहले, जैसे 28 दिन होने वाला है किसी फीमेल को जो 28 दिन होने वाला है, तो 28 दिन के जो है 2 दिन पहले माने कि जो है 26वां दिन, 26वां या 37वां दिन में जो है वो ये चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं कि अंडाशयी जो हार्मोन्स होता है, 2 हार्मोन्स इसमें पाया जाता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन्स होते हैं, ये इसका जो हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो पूरी तरह से गिर जाता है, यानी कि बहुत कम इसमें जो हो जाते हैं। इसी कारण से एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है 65% तक इसमें बढ़ जाती है। एंडोमेट्रियम की जो मोटाई होती है, जिसे हम यहाँ पर समझने के लिए अगर आपके लिए डायग्राम बनाए, कुछ इस तरह से जो है वो ऐसा बनता है इसमें, और इधर से जो है फ्लोपियन ट्यूब हो जाएगा ऐसा अगर हम इसमें समझते, यहाँ पर जो है 3 लेयर इसमें पाया जाता है, कुछ इस तरह से ऐसा 3 लेयर आपको इसमें देखने को मिलेगा, है ना। तो अंदर की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम की लेयर, है ना। और बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और बाहर के जो रहता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो 3 लेयर इसमें पाए जाते हैं। तो एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है, आंतरिक लेयर, इसकी मोटाई जो है 2 दिन पहले जब उसका हार्मोनल लेवल मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब उसमें गिर जाता है तो इसकी जो मोटाई होती है और ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, इसका और ज़्यादा इसमें जो है वो बढ़ जाएगा, तो इसका मोटा हो जाता है। और रजस्राय के 24 घंटे पहले एक घुमावदार रक्त वाहिनियाँ एंडोमेट्रियम की श्लेष्मा स्तर से जो है वो निकल आती है। इसमें जो है आपको डायग्राम में कुछ इस तरह से ऐसा जब दिखता है, यहाँ पर कुछ ऐसा उंगली नुमा ऐसा इसमें जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ रहता है। अगर आप उसमें बुक में भी देखेंगे तो ऐसा उंगली नुमा स्ट्रक्चर इसमें जो है बना हुआ ऐसा रहता है इसमें, ऐसा इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं घुमावदार रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं। तो घुमावदार जो रक्त वाहिनियाँ होती है वो उभर कर आ जाता है, उभर आ जाते हैं, और उभरने के कारण इसमें क्या होता है, देखो इस अवधि में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा अधिक हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक प्रकार का जो है लिपिड्स का ही फॉर्म होता है जो कि पैथोजन से और इन्फेक्शन से जो है लड़ने का काम करता है। ठीक है, पैथोजन से और इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, लिपिड्स का ग्रुप होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा भी इसमें वृद्धि हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो टूटने वाला है, तो इसमें इन्फेक्शन ना हो सके, इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन की जो मात्राएं होती हैं वो भी इसमें वृद्धि करके रहता है। तो इसमें जो घुमावदार ब्लड वाहिनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो उभर कर जो है वो आ जाता है और बाहर इसमें निकल जाते हैं, श्लेष्मा स्तर से वो बाहर निकल जाते हैं। और साथ साथ इसमें लिखे हमने हार्मोन्स की उत्प्रेरणा से एंडोमेट्रियम की संवहनी स्तर से रक्त जो है रिसने लगता है।
ठीक है, हार्मोन्स की जो है उत्प्रेरणा के कारण, क्योंकि वहाँ पर हार्मोन लेवल कम हो गया है, इसी कारण से जो एंडोमेट्रियम की जो श्लेष्मा स्तर से निकला हुआ रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें क्या होगा, रक्त जो है इसमें रिसने लगता है और ये जो है आपका 24 से 36 घंटे तक स्रावित क्षेत्र को विकसित कर जाता है, विकसित हो जाता है, मतलब 24 से 36 घंटे में पूरी तरह से इसमें विकसित हो जाता है वो। इसलिए बोलते हैं कि इसके 2 दिन पूर्व जो है हार्मोन्स लेवल गिरता है, तो 2 दिन पूर्व वो तैयारी करने लगता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ठीक है, तो उसमें एंडोमेट्रियम के लेयर से जो है वो रिसना इसमें शुरू होते हैं और रक्त के कण एवं जो है टिश्यू जो है बाहर निकलने इसमें रखते हैं। ठीक है, रक्त के कण होता है और टिश्यू जो रहता है इसमें बाहर निकलना वो प्रारंभ इसमें कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कंटिन्यू पे, और हमने इसमें देखे मेंस्ट्रुएशन के लगभग 40 ml जो है ब्लड तथा अतिरिक्त 35 ml सीरस द्रव की क्षति होती है। इसमें 40 ml जो ब्लड रहता है और 35 ml इसमें सीरस द्रव की क्षति इसमें होती है। और मेंस्ट्रुएशन का द्रव जो है क्लॉटिंग नहीं करता है, मेंस्ट्रुएशन का जो द्रव होता है इसमें क्लॉटिंग वो नहीं करता है, तो क्योंकि इनमें जो है फाइब्रिनोलाइसिन जो एक पदार्थ इसमें पाया जाता है, इसका जो ब्लड होता है इसमें फाइब्रिनोलाइसिन जो है पदार्थ इसमें पाया जाता है। तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है फाइब्रिनोलाइसिन, मतलब जो फाइब्रिन का निर्माण होता है वहाँ पर नेट का जो फॉर्मेशन होता है, फाइब्रिनोजेन नेट का जो इसमें फॉर्मेशन होगा, फाइब्रिन नेट का फॉर्मेशन होगा, ब्लड को क्लॉट करने वाला जो एक प्रकार का फैक्टर होता है ना, तो वो जो है वो क्या करेगा, उसको लाइसिन करने काम करेगा, उसको घोलने का काम करेगा, फाइब्रिनोलाइसिन काम करेगा, इसको घोल देगा, फाइब्रिन को जो है फाइब्रिनोलाइसिन उसको घोल देगा, जिसके कारण से उसमें क्लॉटिंग नहीं बन पाएगा। अगर अत्यधिक ब्लड फ्लो अगर उसमें होता है तो फाइब्रिनोलाइसिन इसमें कम हो जाएगा, जिससे ब्लड जो है वो क्लॉट बनने लगता है और एंडोमेट्रियम पर संग्रहित हो जाते हैं। अगर अधिक से अधिक ब्लड फ्लो अगर उसमें होता है तो ये क्या करता है, फाइब्रिनोलाइसिन की मात्रा भी कम हो जाएगा, भाई कितना वो संभालेगा तो वो कम हो जाता है, लेकिन उसमें वो क्लॉट उसमें बन जाएगा। लेकिन जब अधिक क्लॉट के समय में अधिक क्लॉट जब हो जाता है तो इसके लिए वहाँ पर तो है प्लाज्मिन, एक प्रकार का प्लाज्मिन से विक्रिया करके जो क्लॉट हो गए वो घुल जाते हैं। ठीक है, अगर अधिक क्लॉट वहाँ पर बढ़ रहा है तो प्लाज्मिन से एक्टिविटी करेगा, कौन करेगा, वो ब्लड जो है वो करेगा प्लाज्मिन से एक्टिविटी, और प्लाज्मिन से एक्टिविटी होने के बाद जो है वो घुल जाते हैं, पूरी तरह से डिसॉल्वमेंट हो जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर वो देखो सामान्य रूप से रजस्राव 4 से 5 दिन तक जो है वो रुक जाता है और स्ट्रेटम फंक्शनली जो है झड़ जाते हैं। तो जब ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पर क्लॉटिंग जो ब्लड होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनल्स के नाम से उसको जो है जानते हैं। और इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर जब अधिक पतली हो जाती है तो सिर्फ वहाँ पर जो है स्ट्रेटम एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम बेसिलस इसमें शेष जो है बचा हुआ रहता है, बेसिलस वाला भाग शेष इसमें बचा रहता है, और रजस्राव के बाद जो है वो पुनः एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो बन जाती है और नई एपिथेलियम उसमें जो है वापस वो आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायग्राम में अच्छे से इसमें से देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम इसमें जो फ्लो हो रहा है पूरी तरह से, तो फ्लो होने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है थिक हो जाता है, यानी कि एकदम पतला हो जाता है, सॉरी थिन हो जाता है। तो थिन हो जाने के बाद जो है वो धीरे धीरे इसमें फिर से वहाँ पर वो बनना इसमें प्रारंभ वो कर देता है। ठीक है, तो अभी हम इसको समझेंगे कैसे इसमें जो है वो हो रहा है। तो अब यहाँ पर लिखा है मेंसेस लिखा है, तो मेंसेस की अवस्था में जो है वो कैसे इसमें जो फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो इसमें जो है वो लगातार इसमें होता रहता है, इसको यहाँ पर शो किया है। और देखिए यहाँ पर 2 इसमें चक्र इसमें चलता है, पहला चलता है ओवरियन साइकिल, दूसरा चलता है इसमें यूटेराइन साइकिल। तो अभी हमने जो बात करने किसका है, यूटेराइन साइकिल के बारे में हमने बात किया है। अब उसके बाद हम इसमें बात करेंगे ओवेरियन साइकिल के ऊपर, हम इसमें बात करेंगे कैसे इसमें हो रहा था। हमने अभी तक बात किए हैं यूटेराइन साइकिल के ऊपर बात किए हैं कि कैसे उसमें जो है वो चल रहा होता है। तो यह पूरा जो है इसमें यूटेराइन साइकिल है। ठीक है, एक प्रकार से आप इसको हेडिंग दे सकते हैं यूटेराइन साइकिल। अब उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल को जो है कैसे इसमें पढ़ा जाता है अभी हम यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें फेसेस को हमने लिखे हैं। तो पहला होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा है ओवुलेटरी फेज, चौथा होता है प्री मेंस्ट्रुअल फेज या ल्यूटियल फेज के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं इसको। पहला इसमें आ जाएगा इसका डिस्ट्रक्टिव फेज एंड जो है मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें देखो इस फेज में जो है 1 से 5 दिन तक कंटिन्यू जिसमें चलती है। यदि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ब्लड में प्रेजेंट हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड पर जो है एंटी इफेक्ट डालता है, इसलिए इसमें एंटी इफेक्ट जब इसमें प्रोड्यूस करेगा जिससे
ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाते हैं। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का क्या हो जाएगा, सिक्रेशन इसमें कम हो जाएगा। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के सिक्रेशन कम होने के कारण देखो यहाँ पर हमने लिखे हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के कम होने के कारण जो है कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन भी इसमें बंद कर देगा और एंडोमेट्रियम का जो स्तर होता है वो डाउन हो जाते हैं और वहाँ से निकलना शुरू होता है। और इस प्रोसेस में 4 से 5 दिन तक हाई अमाउंट में ब्लड डैमेज कनेक्टिव टिश्यूज म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्चार्ज होता है। इसे आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसी को जो है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से इसको जानते हैं। जैसे आप इसमें डायग्राम में शो हो रहा होगा, तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से इसमें जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो इसमें जो है वो हो रहा है। तो क्यों होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल और एस्ट्रोजन जो लेवल होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस कारण से जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होता है वो जो है मोटा होकर जो है वहाँ से वो झड़ना, धीरे धीरे वहाँ से ब्लड रिसना शुरू हो जाते हैं। अभी हमने पढ़े हैं ओवेरियन यूटेराइन साइकिल में हमने पढ़े हैं कैसा उसमें होता है। तो यूटेराइन साइकिल में जो है जिस तरह से होता है उसी तरह से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइकिल हमने अभी पूरा पढ़े हैं इसमें वो इसी तरह से इसमें जो है वो होता है ना। दूसरा इसमें फेस आएगा, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेस। तो प्रोलिफरेटिव फेस में कैसा होता है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। इसी को जो है फॉलिकुलर फेस के नाम से भी इसको जानते हैं। 2 नाम से इसको जो है जाना जाता है, फॉलिकुलर फेस या इसको जो है प्रिपेयरिंग फेस या रिपेयरिंग फेस के नाम से भी इसको जानते हैं। दिस फेस इज नोन एज रिपेयरिंग फेस एंड जो है प्रिपेयरिंग फेस के नाम से भी इसको जानते हैं। और इस फेस में पिट्यूटरी ग्लैंड में एफएसएच हार्मोन्स से ग्राफेन फॉलिकल्स एंड एंडोमेट्रियम लेयर का डेवलपमेंट जो है इसमें होता है। इसमें क्या होगा, ग्राफेन फॉलिकल्स है ना, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू जो है इसमें ग्राफेन फॉलिकल्स एंड जो एंडोमेट्रियम लेयर जो डैमेज हुआ था उसका पुनः निर्माण इसमें प्रक्रिया होता है। और इस फेज में देखो यहाँ पर लिखे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफेन फॉलिकल्स में जो इसमें बदल जाता है। जो प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं वो ग्राफेन फॉलिकल्स में जो है वो बदल जाएगा। साथ इसमें ब्रोकन एंडोमेट्रियम अगेन डेवलप्ड, तो अगेन ये जो है पुनः निर्माण इसमें हो जाए। जैसे आप इसमें से देख पा रहे मेंसेस में देखो यहाँ पर इसका स्तर किस तरह से हाई है, फिर धीरे धीरे जो मेंसेस होता है तो पूरी तरह से गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जो फॉलिकुलर फेस आता है इसमें पुनः फिर से बिल्डिंग का काम इसमें शुरू कर जाते हैं, कि पुनः निर्माण के इसमें जो है वो काम फिर से प्रारंभ कर दिया इसमें जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो निर्माण उसका होता है। और निर्माण जब इसमें होता है तो इसमें क्या होगा, जो फॉलिकल्स होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं वो क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स में जो है परिवर्तित होना शुरू होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये है इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स है। तो प्राइमरी जो फॉलिकल्स रहते हैं वो धीरे धीरे जो है किसमें, आपके ग्राफियन फॉलिकल्स में जो है परिवर्तित होना जो है वो प्रारंभ इसमें कर देता है। क्यों, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स के थ्रू ही इसमें सेकेंडरी ओसाइट के इसमें फॉर्मेशन होगा, निर्माण होता है जो कि बाहर आता है वो, और वही जो है ओवम का काम इसमें जो है वो करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो डेवलपमेंट होता है किसकी उपस्थिति में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की उपस्थिति में जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसमें एफएसएच की मात्रा भी इसमें जो है वो कम है। एफएसएच की मात्रा यहाँ पर इसमें से वृद्धि हुआ थोड़ा सा, जब उसमें क्या हुआ है, जब उसकी वृद्धि होना है, मतलब कि जब वहाँ से सेकेंडरी ओसाइट का वहाँ से बाहर वो निकलना है तब, यानी कि जो है धीरे धीरे इसका जो है विकास होता गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएच की मात्रा, तो एलएच की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा इसमें है यहाँ पर। ठीक है, एलएच की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें आप इसमें देख पा रहे हो अच्छे से कि यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो यहाँ पर तो कम था, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाकर वो जो है लुटियल जो फेस आया था उसमें वो बढ़ गया है। साथ साथ इसमें एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन लेवल भी देखो यहाँ पर ये जो है वृद्धि किया है, एस्ट्रोजन लेवल भी यहाँ पर वो वृद्धि करके इसमें पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन लेवल भी इसमें वृद्धि करके वो है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है अभी हम इसमें देखेंगे ना। ये देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, हाँ उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसमें, आप इसमें देख पा रहे इसमें जो है एलएच एवं जो है एफएसएच के स्तर जो है इसमें बढ़ जाता है। एलएच एन जो है एफएसएच के स्तर जो है इसमें बढ़ जाएगा फॉलिकुलर फेस में, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स एफएसएच की उपस्थिति में ग्राफेन फॉलिकल्स में जो है परिवर्तित हो जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर इस फेस में हाई होता है ना। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यूट्रस में माइटोटिक डिवीजन को जो है प्रमोट करता है, जिसके कारण से टूटी हुई एंडोमेट्रियम व उनकी ब्लड वेसल्स पुनः जो है रिपेयर हो जाते हैं। इसी के कारण से इसमें जो है पुनः वो रिपेयरिंग की प्रक्रिया इसमें जो है चलता है। ठीक है, तो पुनः रिपेयरिंग इसी में होता है वो। अब यहाँ पर आप तीसरा फेस हमारे पास आएगा जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेस, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेस, तो है ना। तो देखिए यहाँ पर रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच, अगर लगातार उसमें एलएच का सिक्रेशन अगर होता रहता है अकर्स ऑन डे 14, ठीक है, ऑफ एमसी, दिस
इज कॉल्ड एलएच सर्ग। तो लगातार जब एलएच का जो सिक्रेशन है सबसे हाई लेवल पर रहता है, सबसे उच्चतम जब इसको रहता है, तो इसी को जो है आपका एलएच सर्ग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो जैसे कि आप इसमें से देख पा रहे हैं एलएच का जो लेवल है, यहाँ पर देखो एलएच जो है इसमें पिंक कलर में है, तो एलएच का जो लेवल है यहाँ पर कम था। जैसे ही उसको ओव्यूलेशन होना है तो उसका जो पीक पर आ गया है, पूरी तरह से पीक पर आ गया, फिर उसके बाद पुनः कम हो गया। तो इसी को बोलते हैं एलएच सर्ग के नाम से इसको जानते हैं। ये जो है एलएच सर्ग बोलते हैं। जब वो अपने पीक पर चरम सीमा पर रहता है तो इसको एलएच सर्ग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसी पर क्या होता है, इस सर्ग के कारण ही डे 14 पर फीमेल में जो है ओव्यूलेशन होता है और एलएच के कारण ग्राफेन फॉलिकल रप्चर्ड होते हैं और यहाँ से सेकेंडरी साइड जो है वो बाहर वो आता है। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं सेकेंडरी साइड यहाँ से जो है बाहर, ये है ग्राफेन फॉलिकल से। तो इस ग्राफेन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो रहा है और ओव्यूलेशन से सेकेंडरी साइड इसमें जो है बाहर वो हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं चौथा जो फेस आता है, इसको बोलते हैं प्री मेस्ट्रुअल फेस या लुटियल फेस के नाम से जानते हैं। और इस फेस को जो है सिक्रेटरी फेस के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इसलिए इसका सिक्रेटरी फेस के नाम से भी इसको जानते हैं। और लुटियल फेस जो है 14 दिन का रहता है, आपको इसको याद रखना है, लुटियल फेस हमेशा जो है वो 14 दिन का ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ है इसमें मैं बताना भूल गया, अगर किसी दंपत्ति को, किसी भी कपल्स को अगर प्रेगनेंसी चाहिए, अगर उसको बच्चा चाहिए, तो डे 14 पर ही इसमें निषेचन की प्रक्रिया अगर वहाँ पर होता है, संभोग की प्रक्रिया, सेक्स की प्रक्रिया होती है, तभी उसमें जो है वो जायगोट का इसमें फॉर्मेशन होता है, वरना नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 13वें दिन पर और 14वें दिन एवं जो है 15वें दिन पर आपको जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये 3 दिन। अगर आपको बच्चे चाहिए तो, अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13वां दिन 14वां दिन और 15वां दिन, इन 3 दिन को आप जो है मिस नहीं करना है। तो आप में डेफिनेटली इसमें गर्भधारण की प्रक्रिया जो है वो इसमें होगा ही होगा। अगर आप इस 3 दिन को मिस करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत इसमें जाता है, क्योंकि उसी समय पर जो है ये जो ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन होगा उसी समय आपको जो है वो करना है, तभी आप इसमें से प्रेगनेंसी हो पाएगा, वरना जो है प्रेगनेंसी नहीं होगा। कई लोग जो है इसके जानकारी का अभाव में जो है टैबलेट्स का, गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जिसको नहीं चाहिए वो 3 दिन बरत दो, यानी कि 3 दिन के लिए छोड़ दो। बाकी आप जो है महीने भर भी अगर आप करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन केवल चीज़ ये जो 3 दिन होता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इसी ओवुलेशन फेस में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने 3 दिन को जो मिस नहीं किया तो प्रेगनेंसी होगा, और 3 दिन को आपने मिस कर दिया तो प्रेगनेंसी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये है आपके ऊपर है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको हमेशा याद रखिएगा। इसके कारण से आपको जो है कभी भी इसमें गोली दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें लिखा है इस फेस को सेक्रेटरी फेस के नाम से भी इसको जानते हैं, जो 14 दिन का होता है। और इस फेस में एलएच भी एक्टिव रहता है, एलएच की मात्रा भी एक्टिव रहेगी लेकिन कम रहता है। और इस फेस में एम्प्टी ग्राफेन फॉलिकल जो है एक प्रकार का पीले रंग के अंतःस्रावी रचना में इसे बदल जाता है, इसको बोलते हैं कार्पस लुटियम कहते हैं। और कार्पस लुटियम का निर्माण जो है एलएच के प्रेजेंट में होता है, एलएच इसमें रहता है लेकिन कम मात्रा में रहता है। और कार्पस लुटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एक प्रकार का जो है क्या होता है, फीमेल्स के बॉडी में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को उभारने वाला हार्मोन्स होता है, जैसे कि ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए और हिप के डेवलपमेंट के लिए, एवं जो है इसका साउंड जो रहता है वो सुरीली होने के लिए ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। साथ ही साथ जांघों पर जो है बाल आने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी भी फीमेल में जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो रहता है वही उसमें जो है ब्रेस्ट का यानी कि स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट करने में हेल्प वो करता है। इसी के द्वारा इसमें अगर किसी फीमेल में जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर कम रहता है तो इसी के कारण से उसमें जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी अच्छे से उसमें नहीं हो पाता है। अब उसके बाद आ जाएगा इसमें प्रोजेस्टेरोन को जो है एंटी एबॉर्शन या एबॉर्टिन हार्मोन्स या प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सारे फीमेल्स में देखने को मिलता है कि मिसगैरेज होना, बच्चे का खराब होना। तो बच्चा खराब क्यों होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण इसमें होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का अगर लेवल अगर गिर जाता है इसमें से सीधा सा वो बच्चा खराब इसमें हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर अच्छे से इसमें देख पा रहे हैं तो इसमें प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो हाई लेवल में जो है वो पाया जाता है। तो अब इसको मैं डायग्राम लाता हूँ इधर, आप इसमें से देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने लिखे हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है
तो उसका जो लेवल रहता है बहुत ही हाई अमाउंट में रहता है। कब तक? जब तक उसमें डिलीवरी ना हो जाए तब तक। अगर उसका लेवल जो है गिर गया तो सीधा सा बात है उसमें जो है वो प्रेगनेंसी उसका ख़राब हो जाता है। तो ल्यूटियल फेस में ही उसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स उसको मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को। तो किसी भी फीमेल का अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल गिर जाने के कारण उसमें वो ख़राब होने को होता है, ठीक है, और उसका कोई कारण उसका नहीं है। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि अगर वो बच्चा ख़राब हो रहा है तो इसी कारण से ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए आजकल बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, उससे उसको मेंटेन करके रखा जाता है। जिसमें हार्मोन्स लेवल कम हो तो उसको खिलाया जाता है ताकि वो हार्मोन्स लेवल जो है वो बना हुआ इसमें रहे। अब इसमें से आप देख पाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा है प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल चेंज होगा किसमें? प्राइमरी फॉलिकल्स में, और ये प्राइमरी फॉलिकल चेंज होगा इसमें डेवलपिंग फॉलिकल्स में, और ये जो है आपका मेच्योर फॉलिकल्स होगा, और मेच्योर फॉलिकल्स को ही ग्राफेन फॉलिकल्स कहते हैं। और यहीं से जो है सेकेंडरी ओसाइड यहाँ से बाहर निकला है। उसके बाद जो देखो यहाँ पर कार्पस लूटियम में फॉर्मेशन होता है, यही कार्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल का यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जो कि किसी भी फीमेल में सेकेंडरी लैंगिक कैरेक्टर्स को जो उभारने का काम इसमें करता है। देन आखिर में अंतिम में जाकर जो है कार्पस एल्बिकन्स में चेंज होता है, फिर पुनः ये फिर से वो प्रारंभ इसमें हो जाता है, यानी कि न्यू साइकिल में जो फिर से वो चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये हार्मोनल रेगुलेशन को तो मैंने यहाँ पर समझा दिया कि कैसे कैसे इसमें होता है, तभी थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें से देख पा रहे हैं कि इसमें जो प्रोजेस्टेरोन और जो है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है इसमें पूरी तरह से गिर जाता है, तब इसमें मेंस्ट्रुअल होता है। और मेंस्ट्रुअल होने के बाद जो इसमें जो एलएच की मात्रा होती है धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगता है। साथ साथ इसमें जो है कुछ और हार्मोन्स रहते हैं जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि एफएसएच हार्मोन्स रहता है, वो भी इसमें बढ़ने लगता है, जो कि आपको हरे कलर में इसमें शो हो रहा है, वो भी इसमें बढ़ता है। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है अपने पूरा पीक पर रहता है, डे 14 पर रहता है, यानी कि पूरा इसको एलएच सर्गे के नाम से इसको जानते हैं। फिर धीरे धीरे जो है वो आगे जब प्रक्रिया चलता जाएगा तो एंडोमेट्रियम जो है इसमें पुराना इसमें विकसित हो जाता है और एक मेच्योर स्थिति में रहता है। अगर लूटियल फेस में आता है, जब उसमें सेकेंडरी से जब टूटकर यहाँ से इसमें चेंज आएगा आपका कार्पस लूटियम में जब चेंज हो जाते हैं, तो कार्पस लूटियम में चेंज होने के बाद इसके द्वारा आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के इसमें सिक्रेशन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से इसमें प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन्स रहता है, और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल भी इसमें जो है वो रहता है, ठीक है, इंक्रीज हुए रहता है, इंक्रीज रहता है। दोनों हार्मोन्स इसमें इंक्रीज रहता है, लेकिन इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल जो है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल होता है। अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पुनः इसमें जो है मेंसेस होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो हार्मोन्स लेवल है पुनः इसमें गिर जाता है, एस्ट्रोजन जो है प्रोजेस्टेरोन का। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है पूरा इसका चलता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।